गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें बताई गई, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियों में हमने दो चीज़ें आपको बताई, एक आमाशय के बारे में और एक लीवर के बारे में और एक अग्नाशय के बारे में। ये तीन चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। इनके आपको कार्य हर हाल पे आना चाहिए कि उनका कार्य क्या है। मतलब ये चार आपको पाचक ग्रंथियाँ बताई गई हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि नहीं चार पाचक ग्रंथियों के नाम लिखिए, तो पहले आप लिखोगे लीवर, फिर इसके बाद लिखोगे आमाशय, यकृत हो गया, आमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया और छोटी आंत। अग्नाशय में अग्नाशयिक रस बनता है, आमाशय में आमाशयिक रस बनता है, यकृत में पित्त बनता है, पित्त का निर्माण होता है और पित्ताशय में एकत्र होता है। अब यहाँ पर आप आ गए इसमें छोटी आंत में। छोटी आंत के तीन पार्ट्स होते हैं। छोटी आंत होती है 6 मीटर, लगभग 6 मीटर लंबी नलिका होती है। ठीक, इसके तीन भाग होते हैं, एक होता है ग्रहणी, एक होता है मध्यांग और एक होता है शेषांग। इसका जो अंतिम भाग होता है शेषांग, उस पे रसांकुर पाए जाते हैं। छोटे छोटे रेशे के अनुसार छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको रसांकुर कहते हैं। ये जो है, जो भोजन आता है आमाशय से होकर के, वो जो है क्या करता है, यहाँ पर पूर्ण पाचन करता है। तो पचे हुए भोजन को क्या करता है, ये अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अवशोषित करने के बाद वो किस में मिल जाता है, जीवद्रव्य में, और रक्त का निर्माण कर देता है और पूरे शरीर में रक्त नलिकाओं द्वारा परिसंचरित होता है, जो महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखिए, जो छोटी आंत है, तो छोटी आंत में अभी हमने बताया कि आंतरी, इसको देखिए, छोटी आंत को हम क्षुद्रांत बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत, और बड़ी आंत को हम बृहदांत बोलते हैं यानी लार्ज इंटेस्टाइन। यानी छोटी आंत को क्षुद्रांत और बड़ी आंत को बृहदांत बोलते हैं। एक जो है क्वेश्चन आता है कि रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या है। तो रसांकुर छोटी आंत के अंतिम भाग में या क्षुद्रांत में पाए जाते हैं, या छोटी आंत में पाए जाते हैं, या छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में यानी शेषांत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है कि सीकम, जो आपकी बड़ी आंत है, यहाँ से प्रारंभ होती है, इस प्रकार होते हुए यहाँ आ जाती है। बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग, जहाँ से छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों आपस में जुड़ती है, तो बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग को हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं, और अंतिम भाग को हम क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। तो जो बचा हुआ भोजन है, वो तो रक्त का निर्माण बन गया, जीवद्रव्य में मिल गया। इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो कहाँ गए, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के सीकम से होते हुए, कोलन से होते हुए मलाशय पे एकत्र हो गए और मल द्वारा समय समय पर बाहर होते रहते हैं, क्योंकि अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं मलाशय आपका। और इसमें जो क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाओं के कारण जब आपको बिना इच्छा के, मतलब बिना इच्छा की जो क्रियाएं होती हैं, उसको अनैच्छिक कहते हैं। तो वो जो है, जब मल, क्योंकि इसमें जल की जब कमी हो जाती है, तो मल क्या होता है, सूख जाता है। उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज बोलते हैं। अब कब्ज हो जाने से, क्योंकि मल में क्या है, जल की कमी हो गई, तो जब जल की मात्रा, इसलिए कहते हैं मॉर्निंग में जब उठिए तो थोड़ा सा कुनकुना पानी पीजिए, यानी हल्का सा गर्म। तो जो मल है वो आपका क्या है, पेट साफ कर देगा। जो मल है धीरे धीरे साफ हो जाएगा, क्योंकि जल का अवशोषण केवल बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। और जो व्यक्ति सुबह उठ करके मॉर्निंग में, इसलिए कहते हैं कि मॉर्निंग में जब उठें थोड़ा वॉकिंग करें और थोड़ा सा जो है कुनकुना पानी आप 1 गिलास के लमसम पी जाइए। उसके बाद देखिए आपका पेट अपने आप साफ होने लगेगा, कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। कब्ज ज़्यादातर जो चाय पीते हैं, क्योंकि उसमें कैफीन होता है और टैनिक एसिड भी होता है, थीन नामक एल्कलॉइड भी होता है, तो वो चाय जो है नुकसान करती है ज़्यादा मात्रा में। कभी कभी आप पीते हो या सुबह शाम की बात है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दिन में 4 या 5 बार चाय पीते हैं, तो उनको ये कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है और उनका पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि वो भी एल्कलॉइड उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि टैनिक एसिड वगैरह के कारण वो प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। इसके बाद जो है मलाशय से मल द्वारा अलग बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपको पूरा बताया गया, सबके कार्य होना चाहिए। आंत में आंतरीय रस होता है, अग्नाशय में अग्नाशयिक रस होता है।
लीवर में पित्त का निर्माण होता है, पित्ताशय में एकत्र होता है, अमाशय में गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी आपका जठर रस बोलते हैं उसको, ठीक है, अमाशयिक रस या जठर रस, क्योंकि अमाशय एक जठर ग्रंथि है और अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस प्रकार आप इनको बता सकते हैं, इनके सबके कार्य मालूम हो गए, इनके सब पार्ट्स आप जान गए। अब इसके बाद एक पाचक ग्रंथि और होती है लार ग्रंथि, जो हमने शुरुआत में बताया था कि मुख में 3 जोड़ी, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और वो भी बताया था कौन कौन सी, अधोहन, अधोकर्ण, अधोजीह्वा, ठीक है। अधोहन का मतलब हड्डी के नीचे, अधोहन मतलब अधोकर्ण का मतलब कान के नीचे, अधोजीह्वा वाले जीभ के नीचे। तो ये जो है आपकी संरचनाएं इसमें पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है, क्रमरूप परिशेषिका कहाँ पाई जाती है? देखिए आपको बता दें, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग होते क्या हैं? ऐसे अंग जिनका शरीर में कम उपयोग होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं या अवशेष के रूप में रह जाते हैं। उन अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे हमारे जो पूर्वज थे उनके पूंछ थी, ठीक है, और उनके जो है वो कान हिला लेते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्योंकि विकास हुआ और व्यक्ति जैसे जैसे विकसित होता चला गया, तो उसमें देखिए सबसे पहले आपके जो निकटतम है, जावा मानव, पेकिंग मानव, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नोन मानव, फिर आज वर्तमान मानव है। आपका निकटतम जो पूर्वज है चिंपैंजी है, फिर उसके बाद जो है आप मनुष्य के रूप में आए। तो मनुष्य में जो अवशेषी अंग थे, पहले क्या शरीर पे बाल पाए जाते थे, ये भी अवशेषी अंग है। पूरे शरीर पे जो भालू वगैरह, रीछ वगैरह, आप देखिए पूरे बदन, पूरे शरीर में बाल हुआ करते थे। तो क्या है, धीरे धीरे लुप्त हो गए, अवशेष के रूप में रह गए। तो क्या हुआ, अवशेषी अंग। इसी तरह कर्णपल्लव पेशियां, कर्णपल्लव तो है हमारे पास, ये क्या है, कर्णपल्लव है, लेकिन कर्णपल्लव पेशियां नहीं है, क्योंकि हम लोग कान को हिला नहीं सकते। ऐसे हाथ से तो हिलाओगे, अपने आप जैसे अन्य जानवर होते हैं वो कान को फड़फड़ा लेते हैं, लेकिन आप कान को फड़फड़ा नहीं सकते हैं। तो वो जो है कर्णपल्लव पेशियां भी आपकी अवशेषी अंग है। अक्लडाढ़ है, निमेषक पटल है, आँख के ऊपर एक झिल्ली होती थी वो पलक में परिवर्तित हो गई तो निमेषक पटल हो गया। तो अक्लडाढ़, निमेषक पटल, कर्णपल्लव पेशियां, क्रमरूप परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जो है बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग में पाई जाती है। मतलब अगर आ जाए क्रमरूप परिशेषिका कहाँ पाई जाती है, तो विकल्प दिया होगा बृहदांत यानी बड़ी आंत। अगर सीकम दिया है तो बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग सीकम है, तो सीकम में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रमरूप परिशेषिका, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्रमरूप परिशेषिका, इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स का मतलब, जैसे बहुत लोग कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो अपेंडिक्स का मतलब होता है बड़ी आंत जब बढ़ जाती है तो वो चुभने लगती है मांसपेशियों में, तो असहनीय दर्द होता है, तो वो जो है उसी का ट्रीटमेंट होता है और वो जो है फिर से सही हो जाता है। तो इतना प्रॉब्लम वाली समस्या नहीं होती है अपेंडिक्स ऑपरेशन में, इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है, वो तो डर लगता ही है। तो ये आपका अपेंडिक्स जो होता है, ये जो है बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग यानी सीकम में पाया जाता है। तो ये आपका हो गया क्रमरूप परिशेषिका। तो आपको जितना डाइजेस्टिव सिस्टम में था वो सब आपको बताया जा चुका है, ठीक है। 2 दिन से 2 आपको वीडियो पिछले दिए जा चुके हैं। अब देखिए इसके बाद आता है पौधों में भोजन कैसे बनता है। अभी तो आपने मनुष्य के बारे में पढ़ा, अब इसके बाद जैसे कि पाचन की क्रिया, जैसे आपके एक कोष की कोशिका होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह होते हैं, तो अमीबा है, पैरामीशियम है, क्या एक कोष की जीव है, इनमें भी पोषण होता है, इनमें भी पोषण होता है, जंतु संपोषण होता है। मतलब जो है आपको मालूम है कि अमीबा एक कोष की जीव है, कोटपाद द्वारा गमन करता है और वो जो है उसमें खाद्य रिक्तिका पाई जाती है और वो अपने कोटपादों के द्वारा भोजन का भक्षण करता है और वो पोषण कहलाता है जंतुसम। जंतुसम प्रकार का पोषण जो है आपके अमीबा में होता है। इसी प्रकार हर जीव आपका पोषण करता है। अब इसके बाद आता है पौधों में, तो पौधों में भोजन कैसे बनता है, तो आपको मालूम है उसके लिए क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। जो महत्वपूर्ण अब इसके बाद टॉपिक चलेगा वो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण